और शुरुआत करेंगे बेहद अच्छी खबर के साथ। 10 साल के बाद पहली मर्तबा नागार्जुन सागर डैम के तमाम 26 गेटों को एक साथ खोल दिया गया। बालाई इलाकों से पानी का बहाव जारी है, जिसके सबब डैम की सतह आब में इजाफा हुआ है। अहदेदारों ने जानकारी दी कि रोजाना डैम में 7.6 लाख क्यूसेक पानी दाखिल हो रहा है, जिसके सबब इजाफी पानी को छोड़ा जा रहा है। साल 2009 में भी सागर के तमाम गेटों को एक साथ खोल दिया गया था। नागार्जुन सागर की गहराई 590 और 312 टीएमसी है। फिलवक्त डैम में पानी की सतह 570 के निशाने को भी पार कर गई है। और वहीं खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के सबब दोनों तेलुगु रियासतों में आज और कल बारिश की पेशगोई की गई है। अहदेदारों ने बताया कि आज हवा के कम दबाव में मजीद इजाफे का इम्कान है, जिसके सबब दोनों तेलुगु रियासतों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। अहदेदारों ने बताया कि दोनों तेलुगु रियासतों के जुमला 370 मुकामात पर तेज बारिश हो सकती है। कुछ मुकामात पर बारिश शुरू भी हो चुकी है। तेलंगाना में यौम आज़ादी तक़रीब की तैयारियां भी उरूज पर हैं। हैदराबाद के किला गोलकुंडा में यौम आज़ादी की तक़रीब के लिए तैयारियां जारी हैं। हर साल गोलकुंडा पर तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर परचम कुशाई करते हैं। इसी के पेश नज़र आज चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी और डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने यहां तमाम इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर दीगर आला अहदेदार भी मौजूद रहे। चीफ सेक्रेटरी ने पुलिस के अलावा GHMC, HMWS, RNB और फायर ब्रिगेड के अहदेदारों के जायजा इजलास मुनक्किद किया। गोलकुंडा इलाके में लगाए गए CCTV कैमरों की जांच की गई। डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीमों ने भी गोलकुंडा का और आसपास के इलाकों का दौरा किया। మన గోల్కొండ ఫోర్ట్లో ఈవాడి విగత సంవత్సరాల ప్రకారం ఈవాడ కూడా స్వతంత్రత దివోత్సవం సీఎం గారు వచ్చి పతాకా నేషనల్ పతాకా అవరోహణ చేస్తారు. దీని గురించి అన్ని ఏర్పాటు పూర్తిగా అన్ని విభాగాల నుంచి శాఖల నుంచి సంబంధ చేస్తున్నాము. పకడ్బందీగా చేస్తున్నాము. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా సెక్యూరిటీ అండ్ బందోబస్తు పర్యవేక్షణ కొరకు ఈరోజు చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్, GHMC కమిషనర్, స్పెషల్ CSGID, మిగతా అధికారులందరూ కూడా ఇక్కడ సమావేశమై రివ్యూ చేయడం జరిగింది. అన్ని రకాల భద్రతా చర్యలు తీసుకుంటూ ఈ ప్రోగ్రాం సక్సెస్ఫుల్గా ఒక ప్రశాంత వాతావరణంలో ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. जिला जोगुलंबा गढ़वाल का देहात देवीग्राम पूरी तरह से पानी में महसूर है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में हो रही मुसलसल बारिश के सबब कृष्णा नदी की सतह आब में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। देवीग्राम कृष्णा नदी के किनारे ही वाक़ है। गुज़िश्ता 5 दिनों से ये देहात पानी में महसूर है। बरक़ी सरबराही और आमदोरफ्त पूरी तरह से रोक दी गई है। मकामी रुकन असम्बली कृष्णा मोहन ने बोट में सवार होकर देवीग्राम का दौरा किया और मकामी लोगों से बातचीत की। उन्होंने अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने का अहदेदारों को मशवरा दिया। कांग्रेस लीडर मल्लू रवि ने बीजेपी और टीआरएस को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी और टीआरएस का गैर एलानिया इत्तेहाद चल रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी लीडर इक़्तिदार का ख्वाब देख रहे हैं। कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाए जाने की मज़म्मत की और कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का मुस्तक़बिल रोशन है। అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ గారు కానీ ఇతర నాయకులు ఇచ్చేటటువంటి స్టేట్మెంట్ చూస్తే
తెలంగాణలో మేమే వస్తాం అంటే ఎవరైనా మేమే వస్తాం అని పని చేసుకోవచ్చు, కానీ వాస్తవ పరిస్థితులకి మీరు మాట్లాడేదానికి ఆకాశానికి భూమికి ఉన్నంత తేడా కనపడుతుంది. అన్ని అబద్ధాలని ప్రజలు నమ్మే విధంగా ఆయనతో పాటు కొందరు ఒకే అబద్ధాన్ని 10 సార్లు 100 సార్లు చెప్తే ప్రజలు నమ్ముతారనే సిద్ధాంతాన్ని అప్పుడు కనిపెట్టారు. అదే సిద్ధాంతాన్ని ఇప్పుడు బీజేపీ పార్టీ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా గారు, మోడీ గారు ఆ సిద్ధాంతాన్ని వాళ్ళ తెలంగాణ రాష్ట్ర నాయకులకు చెప్పి మీరు స్టేట్మెంట్ ఇవ్వండి. వాళ్ళ రాష్ట్రంలో ప్రజలంతా పెద్ద కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు. నేను చెప్తున్నాను, రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి బీజేపీ తోక పార్టీ లాగా ఉందని నేను साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने तेलंगाना हुकूमत पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट की खूबियों की तशहीर में मुबालगा आराई से काम लेने का इल्ज़ाम लगा दिया है। उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला KCR से सवाल किया है कि इस प्रोजेक्ट के पंप से कितने एकड़ ज़मीन को सैराब किया गया। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत को कर्ज लेने पर भी तनकीद का निशाना बनाया। నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని అడిగేది ఒకటే, మీరు ఎన్ని ఎకరాలకు నీళ్ళు అందించారు? ప్రాజెక్టు చాలా పెద్ద హై టైప్గా ప్రచారం జరుగుతుంది తప్ప ఎంతవరకైతే రైతులకు రావాలనో ఆ నీళ్లు రాలేకపోతున్నాయి. మిగతా విషయాలు మేము దాన్ని ప్రాజెక్టుకు వ్యతిరేకిస్తున్నామనే భావన కాదు, కానీ ఎన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి 6 సంవత్సరాల వరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ 1 ఎకరానికి నీళ్ళు అందించడానికి ఇది వాస్తవమైన విషయమని తెలంగాణ ప్రజలకు, రైతాంగానికి బీజేపీ చెప్పదలుచుకున్నది. 1,00,000 రూపాయల రుణమాఫీ కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యమంత్రి విడుదల చేస్తే కనీసం ఈ సీజన్లోనైనా రైతాంగానికి బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. टीआरएस लीडर और तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने बीजेपी और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि अपोजिशन पार्टियां टीआरएस हुकूमत के हर काम की मुखालिफत कर रही हैं, उनकी आदत बन चुकी है। నేను అడుగుతా, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అప్పు లేదా? గతంలో పరిపాలించినటువంటి ప్రభుత్వాలు అప్పు చేయలేదా? అప్పు తీర్చే శక్తి కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి ఉంది. ఈరోజు బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్రాజెక్టులు కట్టుకున్నాం. ఇది ప్రజల అవసరాల కోసం, రైతాంగం అవసరాల కోసం కట్టుకున్నాం. కాబట్టి ఇప్పటికైనా కానీ పొద్దస్తమానం మా మీద ఏడ్చేటువంటి కార్యక్రమానికి మీరు క్లోజ్ చేసుకొని మీరు ఏమి చేయాలనుకుంటారు? మీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా మన రాష్ట్రానికి మేలు జరిగేటువంటి కార్యక్రమాలు ఏమైనా చేస్తే మేము సంతోషిస్తాం, అప్రిషియేట్ చేస్తాం. లేదు మీరు డెమోక్రసీలో మీ పార్టీని బలోపేతం చేసుకుంటే అది మీ ఇష్టం. మరి పక్కన కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఒక ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేసి మరి మీరు ప్రభుత్వం రన్ చేస్తుంటే అది డెమోక్రసీ. గోవా రాష్ట్రం లోపల అక్కడ ఉన్న 10-11 మందిని జాయిన్ చేసుకుంటే అది డెమోక్రసీ. సిక్కింలో ఈరోజు 10-11 మందిని జాయిన్ చేసుకుంటే మీది డెమోక్రసీ. అంటే మీరు చేసే సంసారం వేరేవాడు చేసే వ్యభిచారమా? ఏ వర్గాలను ఎట్లా గౌరవించాలో మా ప్రభుత్వానికి బాగా తెలుసు. जाओ बोलो ना भाई साहब, जाओ बोलो, हम क्या रोक रहे क्या? किनको? उनको रोके क्या, इनको रोके क्या? आपका पार्टी का एजेंडा बोलो, जो आवाम कने जाओ, जाके आवाम कने जाके हमारा पार्टी है, हम ये करते बोल के वो लोग कैसा बोल रहे, आप भी जाके बोल रहे हो. वो छोड़ के हम क्या बीच में आए क्या? उनके दोनों के बीच में है ना. साबिक IAS और हैदराबाद के अदबी हलकों की मारूफ शख्सियत डॉक्टर हसनुद्दीन अहमद का इंतकाल हो गया है। उनकी उम्र 97 बरस थी। मस्जिद अजीज़ जंग बाग नूर खान बाजार में बाद नमाज ज़ुहर उनकी नमाज जनाजा अदा की गई और तदफीन मुत्तसिल मस्जिद अलमास चादर घाट में अमल में लाई गई। डॉक्टर हसनुद्दीन अहमद
دہلی وقف بورڈ کے جوائنٹ سیکرٹری اور سابق صدر جمہوریہ فخرالدین علی احمد کے قریبی ساتھی رہے تھے۔ ڈاکٹر حسن الدین احمد مرحوم عزیز جنگ بلا کے پوتے اور سقوط حیدرآباد کے بعد حیدرآباد کے پہلے کوتوال دینیار جنگ کے بیٹے تھے۔ حسن الدین احمد نے جامعہ عثمانیہ سے ایم اے اکانومکس، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی سے پی ایچ ڈی کی تھی۔ مرکزی وقف کونسل کے رکن کی حیثیت سے وقف اصلاحات کے لیے بھی انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ وہ 25 کتابوں کے مصنف بھی رہے۔ انہوں نے نظام حیدرآباد کی ایما پر بھگوت گیتا کا اردو میں ترجمہ کیا۔ انہوں نے قرآن فہمی پر انگریزی میں 4 کتابیں لکھیں۔ 2003 میں ان کو اے پی اردو اکیڈمی کی جانب سے باوقار مخدوم ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا گیا۔ انہوں نے اے پی اقلیتی کمیشن کے صدر نشین کے طور پر بھی خدمات انجام دی تھیں۔ ادبی اور علمی حلقوں میں ڈاکٹر حسن الدین احمد کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا گیا۔ حیدرآباد سے تروپتی جانے والی پرائیویٹ ٹریول کی ایک بس آج جل کر خاکستر ہو گئی۔ حادثے کے وقت بس میں 8 سے 10 مسافر بھی سوار تھے۔ ڈرائیور نے جیسے ہی بس میں اے سی آن کیا اس کے ساتھ ہی دھواں اٹھنے لگا۔ ڈرائیور نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے موسیٰ پیٹ میٹرو اسٹیشن کے قریب بس کو روکا۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ بس پوری طرح سے جل گئی ہے۔ کوکٹ پلی پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ ضلع کاماریڈی کے پٹلم میں ضلع ایس پی شویتا کی نگرانی میں پولیس کی جانب سے کارڈن سرچ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پولیس نے درکار دستاویزات نہ ہونے پر 150 ٹو ویلر گاڑیوں میں اپنی نگرانی میں لے لیا۔ ایس پی نے مقامی افراد کو علاقے کے اہم مقامات پر سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کی ہدایت دی اور مشتبہ افراد کی اطلاع پولیس کو دینے کی بھی اپیل کی۔ آج سے 400 سال قبل سنگاریڈی کے مونی پلی منڈل میں قحط سالی سے عوام بے حد پریشان تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی تک نہیں تھی۔ کسان اور محنت کر پریشان تھے اور عوام کی مشکلوں کو دیکھتے ہوئے مقامی زمیندار کو ان پر رحم آ گیا۔ اس نے عوام کو روزگار فراہم کرانے کی غرض سے ایک عمارت کی تعمیر کروائی اور 1 سال تک لوگوں کو مزدوری اور تحفے تحائف دے کر ان کو روزگار دیا، اور آج بھی زمیندار کا یہ کارنامہ دیکھنے کے لائق ہے۔ ایک رپورٹ۔ آپ جس عمارت کو دیکھ رہے ہیں یہ عمارت تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی کے مونی پلی منڈل میں واقع ہے۔ 400 سال قبل سنگپا پٹیل نامی زمیندار نے اس عمارت کو تعمیر کروایا تھا۔ عمارت کی تعمیر کا اہم مقصد لوگوں کو روزگار فراہم کرنا تھا۔ قحط سالی سے عوام پریشان تھے، بے روزگاری عروج پر تھی۔ سنگپا نامی زمیندار نے 5 ایکڑ اراضی پر ایک عالیشان عمارت تعمیر کروائی۔ 1 سال کے دوران یہ عمارت تعمیر ہوئی۔ تقریباً روزانہ 200 سے زائد مزدور کام کرتے تھے۔ 30 فٹ اونچی اس عمارت میں جملہ 75 کمرے ہیں اور 100 سے زائد دروازے ہیں۔ دروازوں اور کمروں کے سامنے لکڑی سے تعمیر کیے گئے دلکش نقش و نگار قابل تعریف ہیں۔ لکڑی سے کی گئی نقش و نگاری میں ہند ایرانی طرز تعمیر کی جھلکیاں دیکھنے کو ملے گی۔ عمارت کی تعمیر میں چونا، گچی اور بڑے پتھروں کا استعمال ہوا ہے۔ عمارت کی تعمیر میں حصہ لینے والے مزدوروں کو مزدوری کے علاوہ تحفے کے طور پر زرعی اراضی بھی فراہم کی گئی تھی۔ 400 سالہ عمارت میں سنگپا پٹیل کی 9ویں نسل زندگی گزار رہی ہے۔ فی الوقت یہ عمارت بوسیدہ ہو گئی ہے۔ مقامی عوام نے اس عمارت کے تحفظ کا تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کیا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی نے اسپندانہ پروگرام کی عمل آوری پر اضلاع کلکٹرز ایس پیز کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کی۔ وزیر اعلیٰ نے سپٹمبر میں اضلاع کا دورہ کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ جگن موہن ریڈی نے 15 اکتوبر سے رائتو بھروسہ اسکیم کو شروع کرنے اور 15 اگست سے اماؤڈی اسکیم کے آغاز کی تیاریوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
वाईसीपी हुकूमत अवाम की आज़ादी को ख़त्म करना चाहती है और इसी के खिलाफ तेलुगुदेशम पार्टी बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू करेगी। विजयवाड़ा में तेलुगुदेशम पार्टी के रियासती सतह के इजलास से खिताब के दौरान एन चंद्रबाबू नायडू ने बात कही और कहा कि अगर हुकूमत ईमानदारी से अपना काम करती है तो हम बहैसियत अपोजिशन अहम किरदार अदा करने को तैयार है, वरना हुकूमत की नाकामियों को अवाम के सामने लाया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मरकज हो या रियासती हुकूमत, जब भी बेहतर फैसले लिए जाते हैं तेलुगुदेशम पार्टी हुकूमत की तायद करेगी। इसी मकसद के तहत तेलुगुदेशम पार्टी ने आर्टिकल 370 की बर्खास्तगी की तायद की। ముఖ్యమంత్రులు ముఖ్యం కాదు, శాశ్వతం కూడా కాదు. ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రజాభిప్రాయం చాలా ముఖ్యం. రెండు రాష్ట్రాలు కూడా బాగుండాలని కోరుకునే వాళ్ళని మొదటి వాడిని. అదే సమయంలో మళ్ళీ ఎలాంటి చిన్న గొడవలు జరిగినా అనవసరంగా మనకు మనస్పర్ధలు వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. నేను ఇంకొక మాట కూడా ముందుకు పోయాను. ఒకవేళ మన నీళ్లు మనం తీసుకుపోతే అవసరాతే మనకు ఎక్కువ నీళ్లు ఉన్నప్పుడు పక్క రాష్ట్రాలు కూడా 10-20 టీఎంసీ నీళ్లు ఇవ్వడం తప్పులేదు. కానీ లేనిపోని గొడవలు పెట్టుకుని రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు దెబ్బతినే పరిస్థితి వస్తే మంచిది కాదని చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను. एपी के डीजीपी गौतम स्वैंग ने विजयवाड़ा के कोतरुड़ा ताड़ेपल्ली के करीब गौशाला में 103 गायों की मुश्तबा मौत की जांच के लिए खुसूसी जांच टीम की तश्कील के अहकाम जारी कर दिए हैं। एसआईटी में विजयवाड़ा के कमिश्नर पुलिस तिरुमला राव एसएसआईटी के अहदेदार होंगे, जो कि एसीपी की सतह के अहदेदार की क़यादत में काम करेंगे। एसआईटी गौशाला में गायों की मौत की वजूहात का पता लगाएगी। ताहाल इस मामले में अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ये टीम फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट और अफजाइश मवेशिया महकमे की मदद करेगी। वाज़ेह रहे कि 9 अगस्त की शब चारा खाने के बाद 188 गायों में से 103 की मौत हो गई थी। इस गौशाला में 1500 गायें हैं। प्रकाशम बैरेज से इजाफी पानी छोड़ा जा रहा है। जिला कलेक्टर इम्तियाज और महकमा आपाशी के अहदेदारों की मौजूदगी में बैरेज के जुमला 70 गेट खोल दिए गए। तमाम गेटों को 1 फीट तक उठा दिया गया। इसके जरिए 25,000 क्यूसिक पानी को छोड़ा जा रहा है। नागार्जुना सागर से पल्ली चिंताला प्रोजेक्ट को पानी छोड़ा गया। पल्ली चिंताला में पानी की सतह मुकम्मल होने के बाद इजाफी पानी को प्रकाशम बैरेज में छोड़ा जा रहा है। साल 2009 के बाद कृष्णा नदी के पानी को समुद्र में छोड़ा जा रहा है। ఇన్ఫ్లోస్ ని మనం బయటికి పంపించేందుకు అన్ని గేట్లను ఇది కంటిన్యూస్ గా ఆపరేట్ చేయడం జరుగుతుంది। और इस सबके बीच जिला कृष्णा के नदीगामा जगियापेट के नशीबी इलाकों से पुलिस और रेवेन्यू हुक्काम ने आवाम को महफूज मुकामात पर पहुंचा दिया है। वाज़ेह रहे कि श्रीसेलम और कृष्णा बैरेज से पानी छोड़ने पर नशीबी इलाकों में पानी का बहाव तेज हो गया है। हुक्काम नशीबी इलाकों से आवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। पुलिस आवाम की मुंतकली में मदद कर रही है। पुलिस ने चंद्रेला पोड़ू में सैलाबी पानी में फंसे लोगों को और जानवरों को भी कश्ती की मदद से महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। वहीं केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तेलंगाना में शदीद बारिश के बायस कर्नूल के नशीबी इलाकों में सैलाब का पानी दाखिल हो रहा है। सैलाब के पानी के बायस इलाके जोहरापुरम और कदीम शहर कर्नूल का रास्ता बंद हो गया है। सैलाब के पानी में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। पानी के बहाव पर जिला कलेक्टर कर्नूल, रुकन असेंबली कर्नूल और दीगर ने कदीम शहर का दौरा किया और आवाम से खौफजदा न होने की अपील की है। आवाम को चौकस रहने के लिए कहा गया है। साथ ही ये भी कहा है कि हुक्काम की नज़र पानी के बहाव पर है, खतरे की बात नहीं। CWC की जानिब से बाकायदा अलर्ट जारी कर दिया गया है। कर्नूल कलेक्ट्रेट में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में 1100 पर कॉल करने की लोगों से यहाँ अपील भी की गई है। వల్ల ఇక్కడ హంద్రి రివర్ లో బ్యాక్ వాటర్ వచ్చేసి రావడం వల్ల ఇక్కడ టౌన్ అనుకుని జోరాపురం అలాంటి కొన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. దానివల్ల ఇక్కడ వాటర్ రావడం జరిగింది. సో ఎవరు కూడా కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటే మేము ఖచ్చితంగా మా అధికారుల ద్వారా ప్రజలకు తెలియచేయడం జరుగుతుంది. ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఖచ్చితంగా ఎవాక్యుయేషన్ కూడా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము. అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటాము. అన్ని దాకా అధికారులతో ఆల్రెడీ టెలికాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకోవడం జరిగింది, మీటింగ్ పెట్టుకోవడం జరిగింది. तो उस डैम की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। कितना भी पानी आने दो, बाहर भी जाने के बाद भी जो है डैम स्टोर कर ले सकता है। जबकि लास्ट टाइम
जब 2009 में डैम के गेट सही तरीके से ओपन नहीं करना और इनफ्लो जो है 20 लाख क्यूसेक का आ रहा तो बाहर जो है उस तरीके से जो है नहीं छोड़ना, ऐसे टेक्निकल डिफिकल्टीज, टेक्निकल एरर्स की वजह से वो प्रॉब्लम हुआ था। बट आज के जमाने में टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, चारों स्टेटों के लोगों से बात करके हम लोग हर चीज मॉनिटर कर रहे हैं। अभी भी ये जो सिचुएशन है, जो पानी है, ये और 2.5-3 फीट और बढ़ सकता बोलकर अभी मेरे को कलेक्टर साहब से इन्फॉर्मेशन मिली है और ये 3 दिन 4 दिन तक इस तरीके से रह सकता है। 3-4 दिन के बाद में फिर आहिस्ता कम होते जाएगा। मगर मैं कर्नूल के लोगों से गुजारिश करता हूं कि जितने भी लोग हंदरी के करीब हैं और खास तौर पे बिलखुसूस तुंगभद्रा के करीब हैं, वहां पे जो माँ बाप हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को जो है एहतियात करें कि वो लोग पानी के करीब ना जाएं और रातों के वक्त भी जो है थोड़ा सा चौकन्या रहें और पब्लिक को अलर्ट किया जा रहा है। ये तो डेंजरस सिचुएशन तो नहीं है, क्योंकि अब रिसेंट ट्रेंड देखें तो इट्स रिसीडिंग ट्रेंड है। जो भी सेंट्रल वाटर कमीशन से हमको एक अलर्ट आया है, इट इज एट अबाउट 4:55 PM पे एक अलर्ट आया है। उसमें एक है फोरकास्ट लेवल जो 273.5 मीटर जब रीच होता है उस टाइम पे कर्नूल सिटी में अलर्ट लेवल 1 आता है। डेंजरस सिचुएशन अभी तक नहीं पहुंचे एंड लोकल MLAs, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एंड पुलिस डिपार्टमेंट सब मिलके एक कमांड एंड कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट में ओपन किया है। उसके अलावा 100-100 एंड 1100 जो भी कॉल सेंटर्स लाइन है, पब्लिक को नंबर को डायल करके ताजा जो भी है समाचार वो आपको मिल सकता है। रूमर्स होता है गांव में, जो नदी किनारे पे जितना गांव है वहाँ पे जो रूमर्स है, अभी रात में ज्यादा ही वाटर है, गांव घर खाली करना पड़ता है, ऐसा तो सिचुएशंस नहीं है। जो भी होता है लोकल SI CI सभी पेट्रोलिंग करके गांव वाले का अलर्ट कर रहे हैं। सो अभी तक हम जो रिव्यू किया है जो वाटर इनफ्लो एंड आउटफ्लो के बारे में, अभी तक तो आंध्र प्रदेश में MLC इंतखाबात की तैयारियां तेज हो गई हैं। YSR कांग्रेस पार्टी ने रिटायर्ड IPS उहदेदार शेख मोहम्मद इकबाल को AP कानून साज काउंसिल का उम्मीदवार बनाया है। रियासत में 26 अगस्त को 3 कानून साज काउंसिल के खाली नशिस्तों पर इंतखाबात होने हैं। AP के वज़ीर आला सदर YSRCP जगन मोहन रेड्डी ने शेख मोहम्मद इकबाल को MLC उम्मीदवार बनाया है। YSRCP ने बाकी 2 उम्मीदवार यानी M वेंकटरमना और C रामाकृष्णा रेड्डी शामिल हैं। शेख मोहम्मद इकबाल असेंबली इंतखाबात में हिंदूपुर हल्के से मुकाबला कर चुके हैं। तेलुगु देशम उम्मीदवार बालाकृष्णा ने उन्हें शिकस्त दी थी। कर्नूल जिला कलेक्ट्रेट पर पार्लियामेंट में UAPA NIRTI और कश्मीर कवानीन में तब्दीली की मुखालफत में एहतजाज किया गया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और NUF की जानिब से ये एहतजाज किया गया। ताहिरा ने मरकजी हुकूमत की जानिब से कवानीन में तब्दीली की मुखालफत की और हुकूमत की नीयत पर सवाल उठा दिए। हुकूमत से 3 तलाक कानून को मनसूख करने का भी यहाँ मुतालबा किया गया। यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है UAPA के खिलाफ और NIA के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ, आर्टिकल 370 ये सब तमाम मामलात को लेकर यहाँ पर एक धरना मुनक्किद किया गया है। इसमें हम नेशनल वुमेन्स फ्रंट की तरफ से भी शामिल हुए हैं SDPI का साथ देने के लिए। हमारा मसला ये है कि हम ट्रिपल तलाक को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। ट्रिपल तलाक जो मोदी जी ने अभी जो नई हुकूमत बनी है मोदी गवर्नमेंट 2, इसमें मोदी जी ने एक नया चंद मफाद परस्त खवातीन की बात सुनकर तलाक सलासा बिल को पास कर दिए हैं। इसके खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये बिल सिर्फ 15 लोगों के लिए, आप पूरे हिंदुस्तान की मुस्लिम खवातीन के साथ बेइंसाफी कर रहे हैं। सिर्फ 15 लोगों की बात सुनकर आप, वो भी मफाद परस्त औरतों की बात सुनकर आप हमारी तमाम मुसलमानों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारा शरीयत में हमारे कानून एक बेहतरीन कानून है, इस्लामी कानून। इसमें औरतों के लिए हर एक मामले में बराबर के हुकूक दिए गए हैं। इसमें तलाक का भी मामला है और शादी तलाक हर मामले में यहाँ पर बराबरी के हुकूक दिए गए हैं। यहाँ तक कि शादी के बाद भी लड़की को माँ बाप के जायदाद में से भी बराबरी का हक दिया जाता है। और ऐसे कानून में आप दखल अंदाजी कर रहे हैं और हम ये दखल अंदाजी के खिलाफ आपसे डिमांड कर रहे हैं, आपसे अपील कर रहे हैं कि ये ट्रिपल तलाक की बिल आप वापस ले लीजिए। ये बिल्कुल गलत बिल है, ये सही नहीं है।
विशाखा आर के बीच पर इंसानी आज़ा के अतीक को लेकर शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान आर के बीच था YMCA तक पैदल रैली निकाली गई। इसमें डॉक्टर्स और मकामी अवाम के अलावा तलबा की बड़ी तादाद मौजूद रही। मुंतज़मीन का कहना है कि अगर एक शख्स मरने के बाद अपने आज़ा का अतिया देता है तो 8 लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। उन्होंने हर शख्स से मरने के बाद अपने आज़ा का अतिया देने की अपील की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।